Good morning, dear students of commerce. My name is Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss various aspects of one of the important part of financial statement of any business entity, that is profit and loss account. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक व्यावसायिक संगठन के द्वारा वर्ष के अंत में व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करने के लिए बनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंतिम खाता, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से आइटम्स को डेबिट और क्रेडिट साइड से दिखाया जाएगा, ये कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है और किस लिए बनाया जाता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि खाता। एज द नेम इंडिकेट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द व्यू टू calculate net profit or net loss of the business at the end of the year by operating a particular business activity. Profit and loss account is prepared by the accounting department of the business organization at the end of the year. It is one of the important part of financial statements. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, देन बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए बनाया। इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन डिटेल। फिर सेकंड वीडियो ट्रेडिंग अकाउंट में था, फाइनल अकाउंट के लिए, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम कैसे दिखाया जाता है और उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, वो सारा एक अलग वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस एंड सम एडजस्टमेंट गिवन एज फुटनोट. It is prepared at the end of the year. It is a part of final account. It is also called as financial statement because it consists of all the expenses, losses, income and gain which are related to one particular accounting year of that business organization. It is prepared on accrual concept of accounting so that all items of income, expenses, profit and loss which are related to current year can be considered and adjusted on the basis of their occurrence. It is prepared after preparation of trading account. By preparing trading account, we calculate gross profit or gross loss of the business for the year, and that gross profit and gross loss becomes the basis for preparation of profit and loss account. तो अगर आप किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे ऊपर लेते हैं। अगर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया, तब हमारी एंट्री क्लोजिंग एंट्री बनी, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर की वो थी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल में आएगा इधर बाय ट्रेडिंग अकाउंट, आप लिख सकते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, और आप लिख सकते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो ऊपर लिखा जाएगा
इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस होता है, ग्रॉस लॉस कब होता है? जब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर मोर देन इनकम एंड गेन। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड टोटल ज़्यादा होती है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L। तो जब क्रेडिट में लिखा बाई P&L, एंट्री बनी P&L अकाउंट है टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस। आप या कैसे लिखो, और यू कैन राइट टू ग्रॉस लॉस फॉर द ईयर, ग्रॉस लॉस फॉर द ईयर। तो अब हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को लिखा जाएगा। तो जो बिजनेस के एक्सपेंसेज एंड लॉसेज हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो अब अगर हम पहले सारे डेबिट साइड में आने वाले आइटम्स की बात करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ये हेडिंग हो गया। अब आप इसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड जो बिजनेस, क्योंकि अगर एक आप बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल फ्रॉम द बिजनेस ऑफिस। ऑफिस ऑफ द बिजनेस इज लाइक ब्रेन ऑफ द बिजनेस, राइट। तो एक बिजनेस में ऑफिस से जो मैनेजमेंट किया जाता है उसमें ऑफिस में क्लर्क होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, खुद ऑनर होता है, और उस ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेज हैं दे आर आल्सो चार्ज्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज मैं यहाँ लिखूंगा, एक बार लिख दिया उसके अंदर में बार बार टू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिखो तो आप इस तरह से लिखेंगे टू ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, ऑफिस का रेंट और इंश्योरेंस आ गया, टू रेट एंड टैक्स, जो आपको टैक्स वगैरह देना पड़ा, रेट एंड टैक्स, ये जो ऑफिस को चलाने के लिए ऑफिस के खर्चे हैं उनके सारे लिख रहा हूं, टू पोस्टेज टेलीग्राम एंड स्टैम्प, ये सब ऑफिस से रिलेटेड है, यहाँ लिख दिया मैंने। फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू सैलरी जो भी स्टाफ को दी जाती है, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ में डायरेक्टर, क्लर्क, अकाउंटेंट सारे, टू डायरेक्टर्स फीस, अगर कोई बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो डायरेक्टर फीस भी किया जाएगा। फिर टू ऑडिट फीस, एक बिजनेस का बुक्स एंड अकाउंट्स को चेक करने के लिए ऑडिट कराई जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उसको जो फीस दी जाती है ऑडिट फीस बोलते हैं, तो वो इधर आ जाएगा। तो ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, रेट एंड टैक्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी स्टाफ, ठीक। उसके बाद टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी, टू ट्रेड एक्सपेंसेज, अगर लिखा है तो ट्रेड एक्सपेंसेज नाम से आप उसको ट्रेडिंग में मत लिख दो। ट्रेड एक्सपेंसेज इज आल्सो indirect expenses of business and it is also recorded in the debit side of the business organization. अगर आपका बिजनेस में जो कोई लोन लिया हुआ है तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना पड़ा, तो
का एक्सपेंसेस है, इधर आ जाए। अगर आपने कोई पुरानी संपत्ति बेची है, उस पे लॉस हुआ है, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और अगर इन्वेस्टमेंट भी कोई बेचा है, उस पे लॉस हुआ है, इधर तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप इधर लिखेंगे। अगर मान लो ऑफिस में कोई टाइम एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट मशीन की काम आती है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, ऑफिस में एसी काम आता है, फैन है, फर्नीचर है, उनका जो डेप्रिसिएशन है वो भी बिजनेस एक्सपेंस से माना जाएगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट। स्टूडेंट, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये भी आप है ना अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखूंगा मैं, तो इसलिए मुझे ऑफिस एक्सपेंसेस सारे इधर से मिटाने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर फॉर यू टू राइट एज एंड व्हेन आई एम राइटिंग, यू मस्ट आल्सो राइट, so that later on when you go through your register you will be able to understand each and every item. तो प्रोडक्टिव वेजेज या डायरेक्ट वेजेज का वो ट्रेडिंग में आता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है अनप्रोडक्टिव वेजेज, तो वो आप इधर पीएनएल में लिखोगे, टू अनप्रोडक्टिव वेजेज। इसके अलावा एक बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेसमैन को है ना चैरिटी देनी पड़ती है, दान देना पड़ता है, तो टू चैरिटी, तो भी बिजनेस का लॉस है तो इधर आ जाएगा। और कभी कभी लॉस हो जाता है तो लॉस बाय गुड्स, लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, फिर अर्थक्वेक है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड। यानी कि whatever the reason may be, the loss of goods or assets of the business by misappropriation or loss by natural calamity, वो सब है ना इधर आएगा। तो misappropriation यानी loss by theft, इंश्योरेंस मैंने लिख दिया। इसके अलावा जैसे ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, रेट, टैक्स, पोस्ट, टेलीग्राम, स्टैम्प ड्यूटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सैलरी स्टाफ, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, ट्रेड एक्सपेंसेस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसके साथ साथ एक और आप पढ़ेंगे तो बैंक चार्ज। बैंक भी कई बार हमसे जो कमीशन चार्ज लेती हैं, पास कैश बुक, चेक बुक का चार्ज लेती है, और बैंक हमसे एटीएम अलर्ट का, मैसेज अलर्ट का चार्ज लेती है। करंट अकाउंट में अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, एक सर्टेन नंबर ट्रांजेक्शन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तब भी बैंक हमसे चार्ज होती है, वो सब हमारे बैंक चार्जेज होंगे। तो ये इस तरह से हम डेबिट साइड में ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से ये सारे लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं लिखूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट एंड टैक्स, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड स्टैम्प हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, सैलरी टू स्टाफ हो गया, फिर डायरेक्टर फीस लिखा मैंने, फिर ऑडिट फीस है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है,
एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट है, फिर अनप्रोडक्टिव वेजेज लिखा है, फिर चैरिटी लिखा है। चैरिटी मतलब दान, जो आपने कभी पैसा दान में दिया है या आपने माल दान में दिया है, कोई संपत्ति दान करी है, तो ये सब आएगा हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। अब मैं आपको बी पार्ट में सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से कौन कौन से आइटम आ सकते हैं वो लिखेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का ऑफिस को मैनेज करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। लेकिन P&L अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डेबिट किए जाते हैं, उन्हें हम दो भाग में बांट सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और दूसरा हो जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। तो मैं अब इसको मिटा के बी पार्ट लिखूंगा। ए पार्ट ये हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, नाउ आई विल राइट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसे रख कर रहा हूं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। सेल्स एक्सपेंसेस आर दोज व्हिच आर रिलेटेड टू प्रमोटिंग द सेल्स एज द नेम इंडिकेट्स। जो सेल्स को, बिक्री को बढ़ाने के लिए व्यय किए जाते हैं वो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे व्यय जब आपने किसी पार्टी को माल बेच दिया, वो बोला नहीं हमें तो होम डिलीवरी दीजिए या हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स को डिलीवर करिए, तो उसके लिए भी बिजनेस को कोई न कोई कैरियर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल पहुंचाने की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कस्टमर तो सिर्फ ऑर्डर दे देता और माल उसके घर पहुंचना चाहिए, इसीलिए तो कहा जाता है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। ओनली दोज प्रोडक्ट्स विल बी available in the market, will be purchased by the customer which are according to their whims, which is according to their expectation requirement। बाजार में वही माल बिकेगा जो उपभोक्ता चाहेगा, क्योंकि जब तक कोई उत्पादित किया गया माल बिक नहीं जाता है तब तक आगे बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना लाभप्रद नहीं होता है। तो it is not so difficult to produce the goods, but it is very difficult to sell the goods at profitable rate। माल बेचना भी कोई इतना जो ना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है तो माल को लाभदायक मूल्य पर बेचना, मुश्किल है तो उस मूल्य पर बेचना जिसमें एक विक्रेता माल बेचना चाहता है और वो अपना लाभ कमाना चाहता है। In modern tough competitive era, it is very difficult to sell the goods at profitable rates, because the modern market is international market due to advanced means of transportation and communication, and due to awareness of the customer and consumers. The government is also trying to promote the interest of the consumers through various means. That is why the customers and consumers are more vigilant, तो no supplier can cheat them। आप उपभोक्ताओं को जो है बेवकूफ नहीं बना सकते। उपभोक्ताओं को अगर आपने एक बार भी मिसगाइड किया, मिसलीड किया, तो आपकी कंपनी बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जो अच्छी बातें होती है ना वो तो बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होती है, लेकिन कोई चीटिंग और फ्रॉड से रिलेटेड या जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, it is spread at a faster rate, right? तो इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है हर बड़ी कंपनी में, क्योंकि माल को उत्पादन करने के साथ साथ बेचना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अभी मार्केट में आए नहीं है, अभी जो बनना चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनका एडवर्टाइजमेंट पहले से ही चालू हो जाता है, ताकि जब वो आने वाले 2-3 महीने में, 6 महीने में बनकर तैयार हो, मार्केट में लॉन्च किया जाए, तभी उसको इमीडिएटली उसको परचेज करने के लिए कस्टमर मिल जाए। और एक जो बिल्डर है, एक सप्लायर है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसे अपने माल को बेचने के लिए कस्टमर को का इंतजार नहीं करना पड़े। इसलिए सेल्स एंड प्रमोशनल स्कीम्स प्ले अ वाइटल रोल इन promoting the sales of the goods
the large quantum of sale of product is the basis for the success and survival of the business. That is why most of the large scale business organization establishes separate department called as the marketing department, विपणन शोध एवं विपणन विभाग, जिसका काम बिक्री सेल्स पर फोकस करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसे आप भी कह सकते हैं। ए में हमने डिस्कस किया था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इन द डेबिट साइड सेम वी विल कंटिन्यू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, विक्रय एवं वितरण से संबंधित है। तो आप देखिए एक बिजनेस में सेल्स कौन करता है? सेल्समैन करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। वो अपनी बिजनेस प्लेस पर भी करते हैं और बाहर दूर रिमोट एरिया में जहां लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, जहां किसी प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रहते हैं, वहां हमारी कंपनी के बिजनेस के सेल्समैन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाके माल का बिक्री करते हैं, सेल बाय सैंपल करते हैं और सेल बाय डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इसलिए उनके आने और जाने का जो रेलवे फेयर है, बस फेयर, टैक्सी फेयर है, उनका होल्डिंग चार्ज है, वो सारा का सारा कंपनी पे करती है। तो इसलिए कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड दे विजिट थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द साइज ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, स्केल ऑफ देयर ऑपरेशन, द मार्केट इज वाइड एंड वेरी, and it is very difficult to approach each and every customer in different part of the country and the world. That is why sales representatives are allowed to visit over there and the company bear the cost of lodging and boarding and visiting and approaching to the consumer to satisfy them and to get the order for the supply of goods. क्योंकि पूरे बिजनेस की सक्सेस है ना वो सेल्स पे डिपेंड करती है। इसलिए सेल्स तभी होगी जब आपका प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों को होगा और वो नॉलेज होता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लिख रहा हूं टू, सबसे पहले टू एडवर्टाइजमेंट, टू फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप बिक्री बनाएंगे, कस्टमर कहेंगे पहले हम काम में लेकर देखेंगे तब हम खरीदेंगे, अगर हमें अच्छा लगेगा। इसलिए जितना भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इफ पॉसिबल they distribute small size of their goods as a free sample to give opportunity to the prospective customer to use that product and to ensure that the product quality is good and the rate is reasonable. So two free sample distributed, तो फ्री सैंपल, फिर डिस्काउंट भी अलाउ किया जाता है, तो डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि डिस्काउंट इज इंसेंटिव टू द कस्टमर कि चलो ये माल है से 1200 रुपये का, हम आपको 20% डिस्काउंट में देंगे। तो इसी तरह से जो किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो डिसाइड की जाती है उसमें जो ना कंज्यूमर को दिया जाने वाला कमीशन, फिर हमारा रिटेलर का मार्जिन, होलसेलर का प्रॉफिट का मार्जिन, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट का मार्जिन, ये सब है ना पहले से तय होते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है ना सबको डिस्काउंट दिया जा सके। और जितना भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिल मैन है उन सबको अपने इस एफर्ट्स के लिए उस प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए जो जो उनको मेहनत करनी पड़ रही है उसका उनको लाभ मिल जाए। तो एमआरपी बहुत ज़्यादा सेट की जाती है, डिसाइड की जाती है और लिखी जाती है प्रोडक्ट के लेवल पे। तो डिस्काउंट अलाउड है, वो भी हमारा सेल्स एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एक्सपेंसेस माना जाता है। अब हमारे सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट हो गए टू फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। तो कई बार अपने प्रोडक्ट का फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगानी पड़ती है और उसमें भी हमें बहुत जो है कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फेयर एंड एग्जीबिशन, मेले और प्रदर्शनियों में भी एक कई बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को वहाँ एग्जिबिट करते हैं और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, नाउ सेलिंग टू सेल्समैन
and marketing executives. Marketing executive. फिर इसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो सेल्समैन का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो कमीशन on sales, to the sales manager, sales executive, sales representative. So advertisement, fee sample, discount, fair and exhibition, salary to salesman, marketing executive, traveling expenses, commission on sales. ये हमारे सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए जो सेल्स को प्रमोट करते हैं. इसके अलावा अगर आपने किसी उधार माल बेचा और वो रुपए डूब गए तो बैड डेट्स भी है ना, सेलिंग से रिलेटेड लॉस माना जाता है. तो बैड डेट्स टू कमीशन ऑन सेल्स. टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी परचेज से रिलेटेड है और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो माल बेच देते हैं उस पे लगती है और वो अल्टीमेटली आप कस्टमर से, कंज्यूमर से वसूल करते हैं. टू एक्सपोर्ट ड्यूटी. टू बैड डेट्स, उधार माल बेचना भी जरूरी है और उधार माल बेचने पर जो पैसा वसूल नहीं हो पाता है दैट इज बैड डेट्स, एंड बैड डेट्स इज आल्सो लॉस. फिर जब आपने माल बेचा कस्टमर को यहाँ पहुँचा रहे हैं, फ्राइट या कैरियर आउट बोल सकते हैं, ये भी हमारा सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होगा. इसके अलावा देखिए जो माल अपन कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हमारे खुद की डिलीवरी वैन है, ट्रक्स है जिससे हम कस्टमर को माल उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर हम टू सैलरी ऑफ ड्राइवर, टू सैलरी ऑफ ड्राइवर ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन. ठीक है. फिर टू डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन. फिर टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन. टू कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो ना पेट्रोल डीजल का कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज का पार्ट होगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, सैलरी ऑफ द ड्राइवर ऑफ द डिलीवरी वैन. और इसके अलावा जो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल से रिलेटेड ये एक्सपेंसेज हो गए. इसके अलावा जो माल हम बनाते हैं उसका अलग से पैकिंग भी करानी पड़ती है, तो टू पैकिंग चार्ज. ठीक है. कमीशन टू सेल्समैन लिख दिया था हमने. कमीशन ऑन सेल्स टू द सेल्समैन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. तो इनके नाम में एक बार फिर से बता देता हूँ. सबसे पहला सेलिंग एडवर्टाइजमेंट, फिर है हमारा फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, ये कैश डिस्काउंट होगा राइट.
ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एंड अकाउंट्स एज यू नो। फिर फ्री सम फेयर एंड एग्जीबिशन में अगर आपका बिजनेस पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पे भी उसको कुछ चार्ज है वो भी करने पड़ेंगे। उसके बाद में सैलरी टू सेल्समैन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सैलरी टू सेल्समैन एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट्स, डुअल ट्रेड, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैरी आउटवर्ड फ्राइट, सैलरी टू ड्राइवर ऑफ द डिलीवरी मैन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी मैन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी मैन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑफ द डिलीवरी मैन, पैकिंग चार्जेस वगैरह। ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस है ऐसे जो हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और वो हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे जो इनडायरेक्ट इनकम होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम ऑफ द बिजनेस, सेल्स इज द डायरेक्ट इनकम एंड रेस्ट ऑल इनकम आर इनडायरेक्ट। तो वो हमें इनडायरेक्ट इनकम की बात कर रहा हूँ। तो बाय इनडायरेक्ट इनकम आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स, ठीक है, वो हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले लेते हैं ना बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स, जो भी आपने डिपॉजिट करा रखा है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, बैंक में पैसे जमा है तो उसके। बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, अगर किसी बिजनेसमैन ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे तो बाय इंटरेस्ट, बाय डिविडेंड, बाय कमीशन, अगर आपको माल बेचने में प्रॉफिट होता है, अगर आप एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं तो बाय कमीशन आपकी इनकम हो सकती है। बाय एडवर्टाइजिंग फीस, अगर आपके if adequate number of trained persons are not available in the labor and workers market, then we employ some untrained fellows, give them training for 2-3 months to enable them to understand the work to be done in our factory and company। तो उससे हम 2-3 महीने के लिए पहले ट्रेनिंग देने के लिए पैसा लेते हैं, वो हमारे लिए इनकम हो जाती है, एवरेज फीस बोलते हैं उसे। और उसके बाद में 2-3 महीने ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में हम उनको सैलरी या वेजेज पे हमारे बिजनेस में रेगुलरली परमानेंट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो बाय इंटरेस्ट, बाय डिविडेंड, बाय कमीशन एंड बाय इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, एप्रेंटिस फीस, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर एक बिजनेस में अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, तो ये भी बिजनेस की इनकम हो जाती है, ठीक है। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई पुरानी संपत्ति बेची है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होगा, वो भी हमारे। अगर बाय एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ, अगर कोई एसेट्स आपने पहले खरीदी थी, सस्ती थी, अब महंगी हो गई है तो आप उसका रिवैल्यूएशन करते हैं तो EPR। बाय एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो वो आपका गेन होता है, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय एप्रेंटिस फीस, डिविडेंड, और अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है बाय गवर्नमेंट ग्रांट तो वो भी आपकी इनकम हो जाती है, ठीक है। और वो रेगुलर हो इधर हो जाए बाय गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मतलब सरकार से मिलने वाली सहायता, और एक होता है गवर्नमेंट सब्सिडी, बाय सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप कोई सामान मशीन खरीदते हैं बिजनेस लगाने के लिए, सरकार आपको सुविधा देती है, सब्सिडी देती है, कुछ रियायत देती है बाय सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये सब हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, एप्रेंटिस फीस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा अगर कोई पैसा आपका पहले डूब गया था 2-4 साल पहले और कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया था और बेड डेट्स हो गया था, उसका हो गया, अब वो 4-5 साल बाद में आपको देने के लिए आता है, तो इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम फॉर द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज बेड डेट्स इनकम। तो ये हमारी बिजनेस की इनकम हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, एप्रेंटिस फीस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, अगर आपके कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसमें आपको रेंट मिलता है तो बाय रेंट, रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, तो रेंट आपका एक्सपेंसिव भी हो सकता है, अगर आपने पे करा, अगर आपको मिल रहा है तो आपकी इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट,
रिसीव हमने नहीं लिखते थे बाय डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स सप्लाई बाय डिस्काउंट रिसीव। ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। कभी कभी सरकार आपको नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में बिजनेस लगाने के लिए टैक्स वगैरह में एग्जम्पशन देती है, तो दैट इज आल्सो लाइक EXEMPTIO बाय एग्जम्पशन इन टैक्स। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग, ये भी आपके लिए एक तरह से गेन है, वो आपका P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। और फिर आप लिख सकते हैं भाई मिसलेनियस रिसीप्ट या मिसलेनियस इनकम MISCELLANEOUS मिसलेनियस इनकम या सैलरी रिसीप्ट्स। तो ये सारे क्रेडिट साइड का आइटम है, ठीक है। डेबिट साइड का आइटम मैंने दो बार लिखे, एक बार ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीस आइटम, अगर आपका क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी तो हम इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इससे जो नेट प्रॉफिट आएगा ये हम बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल में ऐड कर देंगे। लेकिन कभी कभी डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड के सारे आइटम की टोटल से ज्यादा होती है, तब आता है नेट लॉस, वो हम कैपिटल में से घटा दें और हम इधर लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। और ये नेट लॉस, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, आइदर देयर विल बी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष के अंत में लाभ और हानि व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करने के लिए बनाए जाने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उनके इंडिविजुअल कुछ नाम लिखे हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आने वाले इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स के कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे, लगभग सारे आ गए, फिर भी एक दो कोई हो सकता रहेगा, बट आई एम श्योर दैट दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। सो यू आर टू identify the nature of each and every item, whether it is expenses or loss, it is income or gain, it is assets or liability or part of capital, उसके अकॉर्डिंगली उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो क्या जरूरी है, आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और नेट ग्रॉस लॉस को डेबिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद में क्रेडिट साइड में बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। या एक्सपेंसेस को मैंने दो भाग में बांटा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अलग होते हैं। सेल्स एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रमोटिंग द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर आफ्टर द सेल्स हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो ये सारे आइटम हमने P&L अकाउंट में लिखे हैं। तो P&L अकाउंट किसके बाद में बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। P&L अकाउंट किससे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है, क्योंकि आपको जिस बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में उसका ट्रायल बैलेंस बना हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया होगा। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताया, दो वीडियो मेरे ट्रायल बैलेंस में, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये सारा मैंने ट्रायल बैलेंस के मेरे जो दो वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। जिनको फाइनल अकाउंट समझना है तो ट्रायल बैलेंस भी समझना पड़ेगा, जिनको ट्रायल बैलेंस समझना है तो उसको लेजर आना चाहिए, और जिसको लेजर समझना है तो जर्नल आना चाहिए, और जर्नल समझना है तो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बिजनेस क्या होते हैं, उनका रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रूल्स रिलेटेड टू जर्नल और प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में उसे पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिटेल में आपको बताया है। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो,
you will be able to prepare profit and loss account of a business organization. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होगा, एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर नेट लॉस आया तो एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ये इसकी ट्रांसफर एंट्री होगी नेट प्रॉफिट की, नेट लॉस की, और ये नेट लॉस को कैपिटल में से घटाएंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब, और नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करना है और नेट लॉस को कैपिटल में से घटाना है। Thank you. This is all about profit and loss account. Watch this video, try to understand, and share this video, subscribe this video to get the better knowledge and to help your friends and colleagues. Thank you very much. God bless you.